हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर मैथक्रून यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट देखिएगा, कल की जो वीडियो थी फंक्शन की फर्स्ट क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था फंक्शन की डेफिनेशन को लेके। आज की क्लास को उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए अब हम डिस्कशन करने वाले हैं कि सेट के अंदर जब हमने स्टडी किया था तो हमने ऑर्डर पेयर के बारे में देखा था। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं फंक्शन एज ऑर्डर पेयर, किस तरीके से फंक्शन का जो है ऑर्डर पेयर बनाया जाता है। और सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑर्डर पेयर होता क्या है। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि किसी भी फंक्शन के लिए डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती हैं। यानी कि मैंने बताया था कि भाई कोई फंक्शन है आपका, तो फंक्शन क्या है, दो सेटों से मिलकर बना होता है। एक सेट लेते हैं जिसके अंदर फंक्शन के अंदर जो वैल्यू हैं वो पुट करी जाती हैं। उसके बाद कोई वैल्यू को अगर इनपुट करते हैं तो फंक्शन एक हमको आउटपुट देता है। तो जो इनपुट वैल्यू करी जाती है उनको हम प्रांत बोलते हैं, जो आउटपुट वैल्यू मिलती हैं उनको हम रेंज बोलते हैं, जिसको हम पर्सर के नाम से भी जानते हैं। एक कोडोमेन करके एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद अपना डिस्कशन रहने वाला है रियल फंक्शन के ऊपर, कि रियल फंक्शन क्या होता है, कि भाई कोई फंक्शनों का जो डोमेन है वो अगर रियल नंबर हो जाए तो वो रियल फंक्शन, वास्तविक फलन कहलाते हैं, रियल फंक्शन कहलाते हैं। तो इन्हीं बातों के ऊपर आज की क्लास में अपना डिस्कशन रहने वाला है। तो करते हैं स्टार्ट ऑर्डर पेयर को लेके। देखो, ऑर्डर पेयर क्या होता था, जैसे कोई सेट है ए सेट है, तो ए सेट है, मान के चल इसके अंदर A1 A2 A3 डैश 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 AN करके एलिमेंट हैं, ठीक है। इसी तरीके से कोई सेट है B, उसके एलिमेंट हैं B1 B2 B3 डैश 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 BN, या फिर M कर लीजिए ये, ठीक है, BM। इस तरीके से आपके पास दो सेट हैं। अब इनका ऑर्डर पेयर कैसे बनाते थे कि दो सेटों को आप मल्टीप्लाई कर देते थे। कैसे करते थे? A क्रॉस B। अब A क्रॉस B करते थे तो क्या बनता था, A1 का एलिमेंट है, यानी सेट A का एलिमेंट है, वो B के एवरी एलिमेंट से क्या है, मल्टीप्लाई होता था। यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होता था, वो एक्चुअली कैसे लिखते थे उसको देखो। A1 किससे रिलेट हो रहा है भाई, देखो इसको इजी वर्ड में हम ऐसे भी एक वेन डायग्राम का यूज करके इस तरीके से भी हम इनको बना सकते हैं, जैसे A1 A2 A3 A4 डैश 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 AN। ये हम देखते थे रिलेशन के अंदर देखते थे कि भाई A एलिमेंट के कितने रिलेशन हो सकते हैं, B एलिमेंट के कितने रिलेशन हो सकते हैं, और रिलेशन हमेशा दो सेटों के बीच में होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये B1 B2 B3 और BM। तो देखो A1 एलिमेंट अगर B1 से भी रिलेट हो सकता है, B2 से भी रिलेट हो सकता है, B3 से भी रिलेट हो सकता है, आगे करके ये BN से भी रिलेट हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर इसके अंदर पहला जो इस सेट के अंदर A सेट के अंदर N एलिमेंट हैं और B सेट के अंदर आपके M एलिमेंट हैं, तो सेट A का एक एलिमेंट B सेट के M एलिमेंटों से ही रिलेशन बना सकता है। इससे ना तो कम, मैक्सिमम M से बना सकता है, मिनिमम वो कितने भी एलिमेंट से जो है रिलेशन बना सकता है। क्या होता था रिलेशन, किस तरीके से होते हम ड्रॉ करते थे, वो हम लास्ट क्लासों में देख चुके हैं। अपनी जो है सेट के अंदर जो वीडियो डली हुई है यूट्यूब पर, उनमें आप देखेंगे तो आपको ये रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो सेट ए के एलिमेंट, भाई ए का एलिमेंट वो कितने एलिमेंट से रिलेट हो सकता है, रिलेशन क्या होता है इनका जो है रिलेशन एवरी तो मैक्सिमम इसके अंदर जब M एलिमेंट हैं तो इस जो एलिमेंट सेट ए का जो ये वाला एलिमेंट है ए, इसके मैक्सिमम कितने रिलेशन हो सकते हैं M एलिमेंट से, या तो वो B1 B2 B3 या सब से हो जाए, या केवल B1 B2 B3 से हो जाए, या फिर BN से ही हो जाए। तो इस तरीके से जो है रिलेशन होते थे। तो उसको कैसे करते थे, रिलेशन जब हम डिफाइन करते थे तो A क्रॉस B बनाते थे। इस तरीके से जब हम रिलेशन करते थे, कैसे करते थे, A1 का रिलेशन B1 से, A1 का रिलेशन B2 से, कॉमा A1 का रिलेशन B3 से। अब देखो क्या कर रहे हैं, A1 का B1 से, ये एक रिलेशन है A1 का B2 से, ठीक है, A1 का A3 से। अब A क्रॉस B जब हम कर रहे हैं तो हमको एक नया सेट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? नया सेट।
और सेट मिल रहा है तो सेट को हमेशा किसके अंदर रखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। अब ये सेट मिल रहा है तो सेट के अंदर एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट किस तरीके से होंगे, ऐसे एलिमेंट होंगे, ना कि इस तरीके से ये A1 A2 A3 इस तरीके के एलिमेंट ना होके ये ऑर्डर पेयर के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर के रूप में होते हैं। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं ये, इनको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो A1 का B2 से है, A1 का B3 से, इसी तरीके से आगे जब जाएंगे तो A1 का किससे होगा, मैक्सिमम अपना कहाँ तक है, BM तक। ठीक है, BM। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। इसी तरीके से जो A2 एलिमेंट है उसका किससे हो जाएगा, B1 से हो जाएगा। भाई ये वाला A2 एलिमेंट है, ये A2 का B1 से भी हो सकता है, A2 का B2 से भी हो सकता है, A2 का B3 से भी हो सकता है, डैश डैश डैश। इसी तरीके से A2 का BM से भी हो सकता है, तो इसका B1 से भी हो गया, कॉमा A2 का B2 से भी हो सकता है, कॉमा A2 का B3 से भी हो सकता है, कॉमा डैश 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 A2 का इसी तरीके से BM से भी हो सकता है। आगे इसी तरीके से जाएंगे तो AN का रिलेशन किससे हो सकता है, B1 से हो सकता है, कॉमा AN का रिलेशन B2 से भी हो सकता है, डैश 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 AN का रिलेशन BM से भी हो सकता है। तो इस तरीके से एवरी, जिसके अंदर सारे के सारे रिलेशन आ गए कि भाई इस वाले एलिमेंट का किन किन एलिमेंटों से रिलेशन हो सकता है वो आगे। तो ये अपने पास A क्रॉस B आ गया। A क्रॉस B एक सेट है और सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयरों का सेट है ये, जिसके अंदर ऑर्डर पेयर है, एलिमेंट A1, B1, A1, B2, इस तरीके से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जो अपने एलिमेंट हैं। ऑर्डर पेयर कैसे बनाते थे, क्या होता था, वो हम सेट के अंदर जब रिलेशन हमने डिस्कशन किया था उसमें हम ये सारी बातें डिस्कशन कर चुके थे। अब की क्लास में क्या यूज होने वाला है इनका, हम वो चीज़ आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो देखिएगा, एक जो फंक्शन होता है वो सेट होता है किसका, ऑर्डर पेयरों का सेट होता है। ये बात कैसे, तो ऑर्डर पेयर आप कैसे डिफाइन करते थे वो हमने देख लिया था। भाई आपके पास दो सेट थे A और B, उनको A क्रॉस B की फॉर्म में जब हमने लिखा था तो ऑर्डर पेयर उनका बन गया था। अब यहाँ पर ये फंक्शन ऑर्डर पेयर की तरह कैसे जो है डिफाइन होता है वो देखिएगा। देखो, मान के चलो आपके पास एलिमेंट हैं A और दूसरा एलिमेंट है B। इसके अंदर एलिमेंट हैं A1, A2 और A3, और इस वाले सेट के अंदर एलिमेंट हैं B1, B2, B3 और B4। ठीक है, इसके अंदर 4 एलिमेंट आपने ले लिए, इसके अंदर 3 एलिमेंट हो गए। ठीक है, अब देखो, जब हम रिलेशन देखते थे तो टोटल रिलेशन करके एक कॉन्सेप्ट आता था, टोटल रिलेशन। तो A1 एलिमेंट, सेट A का A1 एलिमेंट कितने रिलेशन बनाता था सेट B के साथ, तो आप कहेंगे सर A1 एलिमेंट है वो सेट B के 4 एलिमेंट हो, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। तो सेट A का A1 एलिमेंट सेट B के 4 एलिमेंटों से रिलेशन बना सकता है। कैसे, A1, B1, A1, B2, A1, B3 और A1, B4। ये रिलेशन हो गया इनका। अब हम देखने वाले हैं, तो ये आपके क्या है, ऑर्डर पेयर है। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। फंक्शन जो है सेट होता है ऑर्डर पेयर का, किस तरीके से होता है देखिएगा। फंक्शन की जब हमने डेफिनेशन, जब कल लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था तो फंक्शन की डेफिनेशन में हमने देखा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कनेक्ट विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी बाय ये रूल। ए का जो एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट वो बी के किसी एक एलिमेंट से ही कनेक्ट हो सकता है। इसका तो एवरी एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए किससे, बी के साथ, और बी के साथ भी होना चाहिए तो वो कैसे होना चाहिए, यूनिकली होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि A1 का रिलेशन B1 से भी हो जाए और A1 का रिलेशन B3 से भी हो जाए। अगर ऐसा है तो ये रिलेशन तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिलेशन तो हो जाएगा, लेकिन ये फंक्शन नहीं बनाएगा। क्या नहीं बनाएगा,
फंक्शन नहीं बनाएगा। फंक्शन वाली जो कंडीशन है वो एक फेल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि A1 एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, ठीक है, ये बी के एलिमेंटों से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो यूनिकली जो वो है कनेक्शन वो नहीं बन रहा है, क्योंकि इसका कनेक्शन जो है दो एलिमेंटों के साथ बन रहा है। अगर एक एलिमेंट के साथ ही बनता तो अपना ये फंक्शन हो जाता। अब कह सकते हैं कि ये फंक्शन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इनमें से किसी एक एलिमेंट को लेगा ये, या तो ये इसको लेगा या इसको लेगा या इसको लेगा या इसको लेगा, ठीक है। इसी तरीके से A2 एलिमेंट है, उसके भी कितने रिलेशन बन सकते हैं मैक्सिमम? A2 का B1 से भी बन सकता है, A2 का B2 से भी बन सकता है, A2 का B3 से भी रिलेशन बन सकता है, और A2 का B4 से भी अपना रिलेशन बना सकता है ये, ठीक है। लेकिन बार बार मैं बात कर रहा हूँ, फंक्शन कब होगा? जब एक के साथ रिलेशन बनाएगा। ऐसा नहीं कि सब के साथ रिलेशन बनाए। तो इनमें से भी कोई एक चूज करेगा, और कम से कम एक होगा, और मैक्सिमम भी एक होगा, और मिनिमम भी एक होगा। अगर ये एक के साथ भी रिलेशन नहीं बनाएगा तो भी अपना जो है फंक्शन नहीं बनेगा ए से बी पर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एवरी एलिमेंट रिलेट होना चाहिए बी के एलिमेंट से, और वो भी यूनिकली, ठीक है। लेकिन अगर ये मान के चलो ये वाला A2 एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेशन ना बनाए, तो फिर ये कंडीशन फेल हो जाती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक एलिमेंट, या तो ये इससे रिलेशन बनेगा, या ये वाला बनेगा, या ये वाला बनेगा, या ये वाला बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से A3 एलिमेंट है, A3 एलिमेंट या तो B1 से कनेक्ट होगा, या A3 एलिमेंट B2 से कनेक्ट होगा, या A3 एलिमेंट B3 से कनेक्ट होगा, या फिर A3 एलिमेंट है वो B4 के साथ कनेक्ट होगा। कनेक्ट जरूर होगा, और कैसे होगा? यूनिकली होगा। या तो इसमें से ये हो जाएगा, या इसमें से ये आ जाएगा, या इसमें से ये आ जाएगा, या इसमें से ये वाला आ जाएगा, कोई ना कोई एक आएगा। लेकिन अब देखो, टोटल अपने पास कितने ऑर्डर पेयर होते थे? A1 के कितने? 4, A2 के कितने? 4, और A3 के कितने? 4। तो A का एक एलिमेंट B के 4 एलिमेंटों से रिलेशन बना रहा है, यानी कि A का एक एलिमेंट कितने रिलेशन बना रहा है? तो आप कहेंगे सर 4 रिलेशन बना रहा है। A का एक एलिमेंट A1 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 A1, ये 4 रिलेशन बना रहा है किस किस के साथ? B1 B2 B3 B4। इसी तरीके से A2 भी 4 रिलेशन बना रहा है किसके साथ? B1 के साथ बना रहा है, B2 के साथ, B3 के साथ और B4 के साथ। तो जब ये वाला एलिमेंट जो है 4 रिलेशन बना रहा है, ये वाला 4 बना रहा है, ये वाला 4 रिलेशन बना रहा है, तो टोटल रिलेशन कितने आ जाते थे हमारे? 4 4 8 4 12। तो हम कैसे देखते थे? 12। इसको हम ऐसे याद भी करते थे कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू n नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, n, और सेट बी में m। तो क्या लिखते थे? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता था? n इंटू m। तो क्या हो जाता जो, तो यहाँ पर इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3, और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4। कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, ठीक है। इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑर्डर पेयर हम फाइंड करते थे जब दो सेट अपने पास दिए हुए थे। अब मेरा डिस्कशन रहने वाला है फंक्शन एज ए सेट। फंक्शन एक सेट होता है, वो किसका सेट होता है? ऑर्डर पेयर का सेट होता है। कैसे होता है? देखो भाई, इनमें से आप एक एलिमेंट उठा रहे हैं, आपने मान के चलो ये वाला एलिमेंट जो है अटेन कर लिया, ये यानी B1, रेंडमली मैं कोई भी ले रहा हूँ, आप अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन लेना ज़रूर है। A1 B3 ले लिया मैंने, यहाँ से भी मैंने ले लिया A2, B1, ठीक है, और यहाँ से भी एक एलिमेंट ले लिया A3, B3, ठीक है। अब मैंने ये क्यों लिया है? देखो, A1 के साथ B3 ही क्यों लिया है, और कोई एलिमेंट क्यों नहीं लिया? क्योंकि फंक्शन के लिए कंडीशन होती है कि फंक्शन B के एलिमेंट से कनेक्ट तो होगा, लेकिन यूनिकली होगा।
तो मैं A1 के साथ B3 ही ले सकता हूँ, क्योंकि A1 का जब आप किसी सेट A को B से सेट A से B पर अगर फंक्शन बोल रहे हैं तो ये ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है कि सेट A का एलिमेंट सेट B के एलिमेंट से यूनिकली कनेक्ट है। अगर आप उसको फंक्शन बोल रहे हैं तो सेट A से B पर, तो वो यूनिकली कनेक्ट है। तो यूनिकली कनेक्ट है तो A1 का रिलेशन किससे हो रहा है? B3 के साथ हो रहा है। और A2 के रिलेशन किससे हो रहा है? वो B1 के साथ हो रहा है। और A3 का रिलेशन होता है वो भी B3 के साथ होता है। तो अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी, सर A1 भी B3 से रिलेशन बना रहा है, A3 भी B3 से रिलेशन बना रहा है, तो A1 भी B3 से बना रहा है और A3 भी B3 से। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कभी भी। कुल मिला के बात ये समझें, जब फंक्शन की बात होती है तो जो ए वाले एलिमेंट है ना, यहाँ से कभी एक एलिमेंट से दो एरो नहीं निकल सकते। क्या नहीं निकल सकते? जैसे ये A1 एलिमेंट है तो इस तरीके से दो एरो नहीं निकल सकते, यहाँ से केवल एक ही एरो आपका निकलेगा और एक निकलना होगा अगर वो फंक्शन है तो। अगर फंक्शन नहीं है तो एक भी नहीं निकलेगा या ज़्यादा भी निकल सकते हैं, तो रिलेशन हो जाएगा वो। ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मैंने आपको बता दिए थे, 12 बन सकते हैं। कैसे कैसे बनेंगे वो हम देख चुके हैं। तो ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में किस तरह फंक्शन एज सेट, तो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। अब ये सेट ऑफ ऑर्डर पेयर कैसे हो गया? देखो, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, जब इन सेटों के सेट ए और बी, एक से बी पर आप ऑर्डर पेयर डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा एक बार। ऑर्डर पेयर का सेट कैसे बनाते हैं? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर भी अपने आप में एक सेट होता है और सेट को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर, तो इसके एलिमेंट किस तरीके से होंगे? A1 का B1 से, A1 B1 से रिलेट हो रहा है, कॉमा, ये एक एलिमेंट है ये पूरा, किसका? ए क्रॉस बी का। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम लिख रहे हैं। तो A1 का रिलेशन B1 से होगा, A1 का रिलेशन B2 से भी हो सकता है। अगर आप ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, A1 का रिलेशन B2 से भी हो सकता है, A1 का रिलेशन B3 से भी हो सकता है और A1 का रिलेशन B4 से भी हो सकता है। ठीक है, टोटल, और इसको टोटल एलिमेंट लिख देते हैं हम इसके अंदर। इसी तरीके से A2 का रिलेशन है वो B1 के साथ हो जाएगा, A2 का रिलेशन B2 के साथ हो जाएगा, A2 का रिलेशन B3 के साथ हो जाएगा और A2 का रिलेशन है वो B4 के साथ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही A3 का रिलेशन B1 के साथ हो जाएगा, A3 का रिलेशन B2 के साथ हो जाएगा, A3 का रिलेशन B3 से हो जाएगा और A3 का रिलेशन B4 के साथ हो जाएगा और करली ब्रैकेट से इसको बंद। इसके अंदर टोटल ऑर्डर पेयर आ गए, लेकिन जो रिलेशन, वो जो फंक्शन होता है वो फंक्शन सबसेट होता है इस ऑर्डर पेयर का। क्या होता है? इसका ऑर्डर पेयर का क्या होता है? सबसेट होता है। तो आप कह सकते हैं फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ सेट ए एंड बी। सेट और ए और बी के जो एलिमेंट हैं इनके ऑर्डर पेयर का क्या होता है? ये सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि भाई इन एलिमेंट A1 के जो एलिमेंट हैं उनमें से आप एक को सेलेक्ट करेंगे, A2 के जो रिलेशन है उनमें से भी आप एक को ही सेलेक्ट करेंगे और A3 के जो एलिमेंट हैं उनमें से भी आप एक को सेलेक्ट करेंगे। अगर एक को सेलेक्ट इनमें से नहीं करें तो आपका फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि एक का एलिमेंट यूनिकली इससे अटैच नहीं होगा। इसी तरीके से इसमें से नहीं लें तो भी फंक्शन नहीं बनेगा और इसमें से नहीं लें तो भी फंक्शन नहीं बनेगा। और ऐसे ले लें कि इन दोनों में से A1 वाले में से अगर आप दो को पकड़ लें, दो सेट एलिमेंटों को निकाल लें, इसके दो एलिमेंटों की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस सेट के A1 और B1 यानी जिनमें आगे की तरफ A1 हो उनमें से आप दो को निकालें तो भी आपका फंक्शन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो A1 एलिमेंट है वो सेट B के दो एलिमेंटों से जो है कनेक्शन बना लेगा, और अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है और हमारी जो है फंक्शन की जो कंडीशन है वो फेल हो जाती है, इसलिए वो फंक्शन नहीं बनेगा। तो ये देख लिया था आपने, जो फंक्शन होता है वो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर के रूप में किस तरीके से होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ। क्या है देखिएगा। मान के चलो सेट ए के अंदर एलिमेंट हैं
एलिमेंट हैं आपके 1 2 3, ठीक है। और सेट बी के एलिमेंट हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10, ठीक है। इस तरीके से आपने कोई दो सेट लिए ए और बी, और एक फंक्शन ले लिया आपने, फंक्शन लिया है किससे, ए टू बी। ए से बी पर फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की जो है क्लियर हो जाएंगी। देखो मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, फंक्शन हमेशा दो सेटों पर डिफाइन होता है। कंडीशन ये कह भी रहा है कि ये कोई फंक्शन है एफ, फंक्शन क्या है एफ, वो कहाँ से ए से बी पर है, यानी कि ए से बी पर होने का मतलब क्या होता है, उस फंक्शन के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है एक्स की, तो वो वैल्यू पुट करनी है एक्स से। यहाँ पर आपको दिया हुआ भी है कि एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स कहाँ पर बिलोंग करता है, ए में बिलोंग करता है। जब एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो आपको फंक्शन की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो वैल्यू आएगी निकल के, उस वैल्यू को कहाँ पर चेक करेंगे, सेट बी के अंदर चेक करेंगे, क्योंकि ए की वैल्यू रखने के बाद आपको कहाँ जाना है, बी पे जाना है, क्योंकि फंक्शन दिया हुआ है कि फंक्शन ए से बी पर डिफाइन है। कौन सा, ये वाला फंक्शन, ठीक है। एक्स की वैल्यू रखो आप, तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू कितनी वैल्यू है इसके अंदर 1 2 3, ए के अंदर कितनी वैल्यू है 1, तो एक्स की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है, इनके अलावा जो है एक्स की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो एक्स की वैल्यू आप लोग पुट करो 1, एक्स इज इक्वल टू 1। जब आपने x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो फंक्शन में किया आपने, भाई मैंने बताया आपको फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है। फंक्शन के अंदर कुछ आप इनपुट डालते हैं, वो एक प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट देता है कुछ ना कुछ। अब इनपुट डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट देता है उसको क्या बोलते हैं, वो चीज़ बाद की हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो सेट ए के अंदर से वैल्यू हम डालते हैं जब फंक्शन ए से बी पे डिफाइन हो। देखो फंक्शन ए से भी हो सकता था, ये मैं बार बार ए से बी ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है ये बी से ए भी हो सकता था, इस तरीके से। अब आपको चेक करना है कि हाँ ये फंक्शन है या नहीं है। ये तो लिख दिया बी से ए पर है फंक्शन, लेकिन चेक करेंगे अगर वो कंडीशन सेट की, वो फंक्शन की कंडीशन है जो हमने डेफिनेशन में देखी थी, उनको अगर सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन बन जाएगा, अगर नहीं करता तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। तो सेट ए का मतलब कुल मिला के ए और बी में आप इतना समझें कि जो इस तरीके से लिखा है ना सेट ए से बी, तो इसका मतलब ये ही समझना है आपको केवल और केवल कि सेट ए के अंदर जो वैल्यू हैं वो वैल्यू तो आपको फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, और बी के अंदर जो वैल्यू हैं वो आपको आउटपुट मिलेंगी। अगर आउटपुट में ऐसी वैल्यू मिल गई जो बी सेट के अंदर नहीं है, तो आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंसली कि ये फंक्शन नहीं होगा। चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो मैंने कहा था x जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप 1 रख दीजिए। तो f1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। अभी के लिए हमें क्या करना है, x की जो वैल्यू है सबको पुट करके देख लेना है, आउटपुट मिल रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, उसको ध्यान नहीं दे रहा मैं उसकी तरफ, ठीक है। तो अब आपने क्या पुट किया, अब देखा आपने x इज इक्वल टू 2 पुट किया, जहाँ पर x है वहाँ 2 रख दीजिए, f x की जगह 2 रखा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 4 में 1 ऐड किए तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद चलिए आप x इज इक्वल टू 3 पुट कीजिए, क्योंकि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, क्योंकि x कहाँ बिलोंग कर रहा है, a के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो x इज इक्वल टू 3, तो जहाँ पर भी x है वहाँ 3 पुट कर दीजिए इस वाले फंक्शन में। x की जगह आपने 3 रखा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस
1 इज इक्वल टू 10। अब आपने देखा x की वैल्यू 1 पुट करी तो 2 आया, x की वैल्यू 2 पुट करी तो 5 आया, x की वैल्यू 3 पुट करी तो 10 आया। इसका मतलब ये है, जो मैं बार बार जब से एक बात कर रहा हूँ रिलेशन रिलेशन रिलेशन, तो ये तो आपका क्या हो गया, रूल हो गया। ये मैं बात कर रहा था कि फंक्शन एक रूल होता है, तो ये तो आपका फंक्शन हो गया रूल, ये आपका रूल हो गया। 1 2 3 ये सेट के एक एक क्या हो गए, एलिमेंट हो गए। अब ये 1 एलिमेंट है वो किससे रिलेट है, वो 2 से रिलेट है। 1 एलिमेंट किससे रिलेट हो रहा है, 2 से रिलेट हो रहा है। और किस रूल से रिलेट हो रहा है, इस वाले रूल से रिलेट हो रहा है। देखो इस वाले रूल से कैसे रिलेट हो रहा है, x की जगह 1 रखा तो आपने मशीन ने एक प्रोसेस किया, 1 का स्क्वायर किया प्लस 1 किया और 2 आपको आउटपुट मिल गया। अब आपका काम है इसको चेक करना कि 2 आपके सेट बी में है कि नहीं है कि नहीं है। क्यों करना है, क्योंकि ये डिफाइन किया हुआ है उसने, सेट ए से बी पे फंक्शन ये डिफाइन है। अगर 2 इसमें चेक करेंगे आपको देखने को मिल गया 2 है, तो यहाँ तक की प्रोसेस आपकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एलिमेंट को आप ट्राई करो, ये एलिमेंट है 2 को आपने ए से लिया, ठीक है, लेकिन जो फंक्शन यानी मशीन के अंदर आपने x को डाला, 2 को डाला, मशीन ने एक प्रोसेस करी, पहले 2 का स्क्वायर किया फिर उसमें 1 ऐड किया, 5 आया। तो ये 2 रिलेट हो गया किससे, 5 से। 2 किससे रिलेट हो गया, 5 से। यानी सेट ए का 2 एलिमेंट सेट बी के 5 एलिमेंट से रिलेट हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ तक कंडीशन, और यूनिकली कनेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 2 को पुट किया आपने 5 भी मिल गया और 7 भी मिल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही एलिमेंट मिल रहा है सेट बी का। ये एलिमेंट नहीं मिल रहे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी डेफिनेशन यही थी कि सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। इसके तो सारे एलिमेंट रिलेशन बनाने चाहिए सेट बी के साथ, लेकिन कैसा रिलेशन, यूनिक रिलेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक के साथ भी रिलेशन बना ले और 10 के साथ भी रिलेशन बना ले। एक या तो 10 के साथ रिलेशन बनाए या फिर 1 के साथ रिलेशन बनाए, या केवल और केवल 6 के साथ केवल एक एलिमेंट से रिलेशन बनाए सेट बी के से। अगर ऐसा है तो वो आपकी जो है फंक्शन की जो है कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 3 को आपने इस तरीके से फंक्शन के अंदर पुट किया, फंक्शन में x की जहाँ पर x था वहाँ 3 पुट किया। 3 पुट करने के बाद आपको आउटपुट देखने को मिला 10 को आप चेक करिए आपके सेट बी के अंदर है कि नहीं है। क्यों चेक करेंगे सेट बी में, क्योंकि फंक्शन आपका डिफाइन है सेट ए से सेट बी पर। अगर ऐसा है तो वो आपका फंक्शन, तो देखो सेट ए के एलिमेंट ये वाले, इनको ही देखना आप। सेट ए के एलिमेंट ये वाले एलिमेंट, एक बार रेड कलर से कर देता हूँ। सेट ए के ये वाले एलिमेंट, ए के 1 2 और 3। सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट कौन से, ये वाले। इन एलिमेंटों से यूनिकली रिलेट हैं ये। 1 किससे रिलेट हो रहा है, 2 से। 2 किससे हो रहा है, 5 से। और 3 किससे रिलेट हो रहा है, 10 से। तो आप कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन है ना f(x = x² + 1) एक फंक्शन होगा सेट ए से सेट बी पर। ठीक है, अब इसको ऑर्डर पेयर के रूप में किस तरीके से डिफाइन करेंगे वो आप काम की बात है, वो देखिएगा। भाई फंक्शन ऑर्डर पेयर होता है, या तो a क्रॉस b आप लिखते हैं, तो a क्रॉस b के अंदर ऑल ऑर्डर पेयर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, ऑल ऑर्डर पेयर। लेकिन जब आप फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन में वही ऑर्डर पेयर आते हैं जो रिलेशन होते हैं। यानी a का किससे रिलेशन है, 2 से। यानी कि मैं ऐसे लिखूं कि 1 का रिलेशन f1 से है, ठीक है। 2 का रिलेशन है वो f2 से है, और 3 का रिलेशन है वो f3 से है। मैंने ये बात क्यों लिखी है, देखो रिलेशन में क्या होता था, पहला जो एलिमेंट है वो सेट ए से लिया जाता था और दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से लिया जाता था। तब हम कहते थे कि ए रिलेट है बी के साथ। इसी तरीके से यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पहला एलिमेंट किससे रिलेट है, f1 से रिलेट है। f1 का मतलब क्या था कि फंक्शन में आप 1 रखो
जो भी आएगी वो वैल्यू आप लिख देना बाद में। 2 एलिमेंट वो F2 से रिलेट होगा। इसका मतलब यह है कि जब आपने ए की वैल्यू 2 ली, यानी x की वैल्यू 2 ली, तो फंक्शन जो है उसकी वैल्यू मिलेगी F2, और F2 क्या निकल के आई 5। जो भी प्रोसेस करने के बाद आएगी वो आ जाएगी। इसके बाद 3 जब वैल्यू पुट करी तो फंक्शन ने वैल्यू दी F3, यानी कि x की जगह आपने 3 पुट किया, आपको जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। तो ये आपको एक सेट मिल गया, और ये सेट किसका है, ये फंक्शन का सेट है। तो ये फंक्शन आपका सेट किसका हो गया, इस ऑर्डर पेयर का। तो आप कह सकते हैं फंक्शन इज सबसेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे। कितने होंगे? 3 तो इसके अंदर हैं और 10 इसके अंदर हैं, तो कितने ऑर्डर पेयर हो जाएंगे? 3 × 10 करेंगे तो 30 ऑर्डर पेयर बनेंगे। लेकिन आपके जो है फंक्शन के अंदर एलिमेंट कितने आएंगे? 3 ही आएंगे। क्यों आएंगे? अब ये बात भी क्लियर कर लो आप कि फंक्शन के अंदर उतने ही एलिमेंट आते हैं जो आपके सेट ए के अंदर एलिमेंट हैं। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ये बात सेटिस्फाई कराती है। कैसे? कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि सेट ए का एवरी एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। तो इसका एवरी एलिमेंट कनेक्ट होगा तो एक्स के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट कितने? 3। अगर एक भी एलिमेंट अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है सेट बी के साथ तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। तो ये एवरी एलिमेंट, तो 3 एलिमेंट जो है कनेक्ट होने चाहिए सेट बी के साथ। और कैसे होने चाहिए? यूनिकली होने चाहिए, क्योंकि ये वाला एलिमेंट है वो एक ही रिलेशन बनाएगा, ये भी एक रिलेशन बनाएगा और ये भी एक रिलेशन बनाएगा। तो इस तरीके से टोटल रिलेशन कितने हो जाएंगे? आपके 3 हो जाएंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछे क्वेश्चन के अंदर कि कोई फंक्शन है सेट ए से बी पे डिफाइन है और उस फंक्शन के सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर m है, तो फंक्शन के अंदर जो है एलिमेंट, ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट कितने होंगे? तो आपको बताना है n ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने निकाला। तो इसको जब आप और अच्छी तरीके से लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे? F1 किससे रिलेट हो रहा है? 2 के साथ रिलेट हो रहा है। ठीक है, और F2 किससे रिलेट हो रहा है? 5 से रिलेट हो रहा है। और इसी तरीके से F3 किससे रिलेट हो रहा है? तो आप कहेंगे ये 10 से रिलेट हो रहा है। तो ये आपके जो है टोटल ऑर्डर पेयर निकल के आ जाते हैं। तो इस तरीके से देखा फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। फंक्शन एक सेट बनता है ऑर्डर पेयर का, वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना डिस्कशन रहने वाला है, अब हम डिस्कशन करते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज को लेके। तो देखिएगा क्या होता है डोमेन, क्या होता है कोडोमेन, क्या होती है रेंज। ये बातें अब आपको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होता है। बाकी चीज़ें आप इनके बारे में जान चुके हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है डोमेन। देखिएगा डोमेन क्या होता है। मैं कह रहा था फंक्शन एक तरीके से आपके पास फंक्शन होता है, एक मशीन की तरह डिफाइन होता है। और फंक्शन के अंदर आपके पास 2 सेट होने चाहिए, ए और सेट बी। ये 2 तरीके से, ये 2 सेट ए से सेट बी पर एक फंक्शन होना चाहिए। अब ये फंक्शन बना रहा है तो देखो फंक्शन क्या करता है। फंक्शन आपको बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ, फंक्शन एक मशीन की तरह है। मशीन की तरह कैसे है कि क्योंकि जिस तरीके से एक मशीन के अंदर काम होता है, कोई भी जब आप मशीन की बात करते हैं तो आपका, मैं बात करता हूँ कंप्यूटर की ही बात कर लेते हैं अपन। तो कंप्यूटर में क्या करते थे कि आप कुछ इनपुट करते हैं, या तो उसको माउस से इनपुट करते हैं या फिर कीबोर्ड से इनपुट करते हैं। मान के चलो आपने कीबोर्ड से 1 2 3 इनपुट किया, तो जब आपने 1 2 3 इनपुट किया तो आपको क्या है, कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। मान के चलो जैसे हम मोबाइल में करते हैं कि शॉर्ट डायलिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है कि आपको शॉर्ट में डायलिंग करनी है। तो आप उस मोबाइल में क्या करते थे कि अगर 1 से मैं डायल करूँगा तो मेरे पापा के लिए कॉल लग जाएगा, 2 से डायल करूँगा तो मेरे अंकल के लिए कॉल लग जाएगा, 3 को अगर डायल कर दूँगा तो वो मेरे आंटी को कॉल लग जाएगा। इस तरीके से जो भी नंबर थे आप उनको डायल करके ये शॉर्ट डायलिंग हो जाती थी। तो ये क्या होता था, ये एक फंक्शन ही तो था जिसके अंदर आपने कुछ इनपुट किया, आपको आउटपुट मिला। लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन थी, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उसके अंदर नंबर डायल कर दें तो आपको वो आउटपुट दे दे।
तो अपनी क्या है कंडीशन थी वहाँ पर कि हमने यहाँ पर ये फंक्शन के अंदर ये क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि 1 अगर मैं इनपुट करूँगा तो आउटपुट मिलेगा मेरे को पापा का कॉल लग जाएगा। तो ये होता था। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि जो सेट है वो फंक्शन है वो सेट ए से सेट बी पर डिफाइन होता है। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट हैं और सेट बी के अंदर एलिमेंट हैं। सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेट होते हैं, ठीक है। और कैसे रिलेट होते हैं तो आप कहेंगे यूनिकली रिलेट होते हैं। यूनिकली का मतलब सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से ही रिलेट होगा। अगर ज़्यादा से रिलेट हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं है, और एक एलिमेंट अगर किसी से भी रिलेट नहीं हो रहा है तो भी वो फंक्शन नहीं होगा। बार बार हम बात कर रहे हैं, अब मैं इस बात के ऊपर डिस्कशन नहीं करूँगा कि किस तरीके से फंक्शन बनता है। चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा था, देखो कल की क्लास में भी ये एग्जाम्पल लिया था। मान के चलो ये कोई आपके पास जा रहा है इस तरीके से, ये कोई जूसर है, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर आपने कुछ फ्रूट डाल दिए, ये जूसर है आपका। मिक्सी को क्या किया, जूसर को ग्राइंड किया और इस तरीके से आपको ये जूस निकल के इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कर रखा है आपने कि इसके अंदर इनपुट किया, क्या किया, इनपुट किया आपने, इनपुट किया। अब इनपुट को भी क्या किया, फिक्स इनपुट है इसके अंदर। फिक्स का मतलब या तो आप उसमें ऐसी चीज़, एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो आप इसके अंदर ऐसी जो है वस्तु डाल सकते हैं जिसका क्या वो निकल सके, जूस निकल सके। या फिर जैसे मान के चलो इसके अंदर आपने डाल दिया पाइनएप्पल डाला, तो पाइनएप्पल को इसने क्या किया, जूस निकाल के पाइनएप्पल जूस मिल गया। आपने इस इनपुट के अंदर इसमें मैंगो डाला तो मैंगो को जूस निकाल के दे दिया। लेकिन आप कहें कि आप इसमें डाल दें गेहूँ, तो गेहूँ कर डाल के आप इसको घुमाएंगे तो ये क्या करेगा, ये जूस नहीं निकालेगा, उसको पीस देगा, ठीक है। तो जूस नहीं निकालेगा ये। तो ये क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी इसने, क्या लगा दी, रिस्ट्रिक्शन। ये मना कर रहा है कि मेरे अंदर गेहूं ना डालें, केवल मैं जूसर हूं तो मेरे अंदर केवल और केवल ऐसी चीज़ें ही इनपुट की जाएं जिनका जूस निकल सके। तो फंक्शन भी ऐसे ही होता है। फंक्शन क्या करता है, जब फंक्शन सेट ए से बी पे डिफाइन है, सेट ए से बी पे डिफाइन है, तो फंक्शन कहता है मेरे अंदर ए के एलिमेंटों को ही डालिए। फंक्शन कहता है मेरे अंदर ए के एलिमेंटों को ही डालिए। अगर तुम ए के एलिमेंटों को डालेंगे, तो अगर मैं फंक्शन हूँ तो मैं आपको आउटपुट में बी के एलिमेंटों में से कोई भी एक एलिमेंट दे दूंगा, ठीक है। कैसे हो रहा था, अभी एग्जांपल देखा था कि x² + 1, हम एक एग्जांपल ले रहे, तो x की जगह अगर 1 रखा तो आपने उसको 2 दे दिया, x की जगह 2 रखा तो यहाँ 5 आ गया था, x की जगह 3 रखा तो यहाँ 10 आ गया था। तो ये किसके एलिमेंट थे, b के ही एलिमेंट तो थे, और एक ही एलिमेंट था। ऐसा नहीं कि 2 डाला तो 4 मिल गया या 5 में, जो भी केवल और केवल 5 मिला था। तो ये यूनिकली रिलेट था। तो फंक्शन क्या कहता है कि मैं क्या है, रिस्ट्रिक्शन लगाता हूँ। आप अगर मेरे अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं या फंक्शन के अंदर आप वैल्यू डाल रहे हैं, तो वो वैल्यू सेट ए से ही आप ले सकते हैं, सेट ए के अलावा कोई वैल्यू नहीं लेंगे। जैसे कि मैं बाद में लिख भी रहा था यहाँ पर कि मैंने कोई फंक्शन लिया था एफ फंक्शन लिया था सेट ए से सेट बी पर, ये फंक्शन लिया था। तो मैंने क्या लिखा था कि f(x) = x² + 1। इस तरीके से जब मैंने फंक्शन लिखा था तो मैं x के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा था x बिलोंग्स टू a। क्या लिखा था, x बिलोंग्स टू ये। a के अंदर से ही आप x की वैल्यू अटेंड कर सकते हैं। अगर a से बाहर की अगर वैल्यू आपने पुट की थी तो a की वैल्यू हम लेके चल रहे थे 1 2 3, और b की वैल्यू थी 1 से लेके 2 3 कहाँ तक, 10 तक। तो आप x की वैल्यू इस सेट ए से ही ले सकते हैं, ऐसा नहीं सेट ए के अलावा कोई। यहाँ पर हमने देखा था 4 वैल्यू को इसके अंदर पुट नहीं किया था, क्योंकि 4 वैल्यू जो है सेट ए के अंदर है ही नहीं। तो जहाँ से ये फंक्शन वैल्यू लेता है उस सेट को ही हम बोल देते हैं डोमेन।
यहाँ से निकल के आता है डोमेन का कॉन्सेप्ट। तो आप पहले ही इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके थे। डोमेन क्या होता है, सेट की ऐसी वैल्यू जिनको फंक्शन की ऐसी वैल्यू जिनको फंक्शन अटेंड कर सकता है, उन वैल्यू को ही आप बोलते हैं डोमेन। और फंक्शन किसको अटेंड कर सकता है, अगर फंक्शन ए से बी पे डिफाइन है तो सेट ए की वैल्यू को ही फंक्शन एक्सेप्ट कर सकता है। इसके अलावा कोई वैल्यू आप फंक्शन के अंदर डालेंगे तो फंक्शन उसके लिए आउटपुट देने के लिए नहीं है रेडी। ठीक है, तो उन वैल्यूओं को ही जो है फंक्शन करेगा। ठीक है, तो ये डोमेन का कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब मैं डिस्कशन करता हूँ कोडोमेन और रेंज को लेके। देखो कोडोमेन और रेंज का बात करता हूँ तो सेट ए था ये, और सेट ये बी है। सेट ए सेट बी के एलिमेंट से यूनिकली रिलेट है। ये कैसा रिलेट है, यूनिकली रिलेट है। कैसे, देखो ये 1 2 और 3, इसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एलिमेंट हैं। तो ये 1 किससे रिलेट हो रहा था, तो 1 रिलेट हो रहा था 2 से, 2 रिलेट हो रहा था किससे, 5 से, और 3 रिलेट हो रहा था 10 से। 3 किससे रिलेट हो रहा था, आप कहेंगे सर 10 से रिलेट हो रहा है ये 3। ठीक है, कैसे पता चल रहा था, x की वैल्यू 1 रखी तो f(x) की वैल्यू आपको क्या मिल गई थी, 2। x की वैल्यू आपने 2 लिखी तो f(x) की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 5, और x = 3 पुट किया तो f(3) क्या मिल गया आपको, यहाँ 1 और 2 कर लीजिए, f(3) मिल गया 10। ठीक है, अब देखो, अब कोडोमेन और रेंज में क्या फ़र्क है। रेंज में वो वैल्यू आती हैं जो आपको सेट डोमेन को पुट करने के बाद आउटपुट मिलता है। जो वैल्यू फंक्शन के अंदर अगर डोमेन को पुट करने के बाद जो भी आपको आउटपुट मिलता है वो आपके रेंज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रेंज। तो आप जब लिखेंगे यहाँ पर रेंज, तो रेंज में क्या होंगी, रेंज कौन कौन होंगे रेंज में, तो मैंने कहा था कि रेंज में वो वैल्यू आती हैं, रेंज एक सेट का ही होता है। देखो पहले दिमाग में ये सेट करके रखना कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये सेट ही होते हैं अपने। तो रेंज क्या होते हैं, रेंज वो वैल्यू होती हैं जिनको डोमेन पुट करके अटेंड करता है। जैसे 1 को पुट किया तो 2 आया तो रेंज में आपका 2 हो जाएगा। डोमेन के 2 एलिमेंट को पुट किया तो क्या आया, 5, तो 5 आ गया। और 3 को पुट किया तो क्या आया, 10। तो ये 3 वैल्यू ही आपकी रेंज के अंदर काउंट होंगी। लेकिन कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन फंक्शन ए से बी पे डिफाइन है तो कोडोमेन आपका सेट बी होगा। जिस तरीके से सेट ए आपका डोमेन बन रहा था तो सेट बी को आप क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। कोडोमेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। ये सेट ए था, ये सेट बी था, और सेट ए से बी पे डिफाइन है कोई फंक्शन एफ जब ए से बी पे डिफाइन है तो डोमेन की वैल्यू पुट करने के बाद फंक्शन आउटपुट में जो वैल्यू देता है उनको तो बोलते हैं रेंज। बाकी फंक्शन अगर ए से बी पे डिफाइन है तो ये बी वाला जो सेट होता था ये पूरा सेट आपका कोडोमेन का सेट होता था। तो कोडोमेन में आप क्या लिख देंगे, कोडोमेन के अंदर आप लिख देंगे 1 2 3 और कहाँ तक, 10 तक, क्योंकि अपने यहाँ तक 10 तक हैं। तो एक और कंक्लूजन आप निकाल लीजिए कि देखो 2 एलिमेंट है वो इसके अंदर है, 5 भी इसके अंदर है और 10 भी इसके अंदर होगा। तो आप ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, स्टार मार्क करके आप लिख भी सकते हैं, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन।
ठीक है। रेंज क्या होता है, रेंज आपका सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। तो ये था डोमेन, कोडोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। अब जो है नेक्स्ट जो अपने रियल फंक्शन वगैरह हैं उनका डिस्कशन हम करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।